दोस्तों नमस्कार। बिहनिया संझा से मैं कौशल तिवारी। राजनीति का चेहरा यकीनन अपने हिसाब से चलता है, उसका अपना चरित्र है और राजनीतिक पार्टियां उन्हीं मुद्दों को हवा देती है जो उन्हें सत्ता बनाने के अनुकूल नजर आता है। यही वजह है कि धर्म और राजनीति जाति के फेर में भारतीय लोकतंत्र में आम आदमी की कोई पूछ परख नहीं है, जन सरोकार से कोई मतलब नहीं है। महंगाई, बेरोजगारी, पेगासस हथियार या राफेल खरीदी में कमीशन खोरी जैसे भयावह मुद्दे भी हवा हो जाते हैं। कोरोना का नरसंहार को भी भुला देने की कोशिश होती है और ऐसे में राजनीति जब अपने अनुकूल सब कुछ कर देना चाहती है तो आम आदमी के लिए क्या बचा रह सकता है। सनराइज ओवर अयोध्या सलमान खुर्शीद की ये नई किताब है। इस किताब के विमोचन में कांग्रेस के दिग्विजय सिंह और पी चिदंबरम जैसे दिग्गज नेता भी शामिल थे, जो कांग्रेस की मान्य परंपरा को ढो रहे हैं। उन्हें लगता है कि कांग्रेस ही इस देश की जननी है या कांग्रेस ही सब कुछ कर सकती है। सवाल ये नहीं है कि 70 साल में कांग्रेस ने इस देश के लिए क्या किया। आजादी से लेकर अपने सत्ता के सफर में निसंदेह कांग्रेस ने कई सार्वजनिक उपक्रम खड़ा किए, कई महत्वपूर्ण दूरगामी योजनाओं को इस देश के लोगों के लिए सामने लाया। लेकिन क्या वर्तमान राजनीति में कांग्रेस कहीं फिट बैठ रही है? क्योंकि यदि सलमान खुर्शीद अपनी किताब सनराइज ओवर अयोध्या में जनसंघ या हिंदू कट्टरों की तुलना यदि आतंकी संगठन आईएसआईएस और बोको हराम से करते हैं तो यह साफ है कि वे समय और परिस्थिति को बिल्कुल भी नहीं समझ रहे हैं या उसका अंदाजा नहीं लगा पा रहे हैं। वे केवल कांग्रेस की मान्य परंपरा को ढोने का काम कर रहे हैं। आने वाले दिनों में 5 राज्यों में चुनाव है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण चुनाव उत्तर प्रदेश का है, जहां भाजपा अपनी पूरी ताकत लगा रही है, क्योंकि वह जानती है कि 2024 का रास्ता इसी उत्तर प्रदेश से निकल कर आता है। ऐसे में सलमान खुर्शीद का सनराइज ओवर अयोध्या में हिंदू संगठनों पर कटाक्ष भाजपा के लिए एक मुद्दा बन गया है या मुद्दा बन जाएगा। महंगाई, बेरोजगारी, पेगासस हथियार, ऑक्सीजन के अभाव में कोरोना काल में तड़पते लोग, कोरोना के नरसंहार और राफेल खरीदी में कमीशन खोरी इस सनराइज ओवर अयोध्या के हवा में बह जाएंगे और आम आदमी एक बार फिर अवाक इन मुद्दों को लेकर जीने लगेगा। सवाल ये नहीं है कि हिंदू संगठन की क्या भूमिका है, सवाल ये है कि देश में कानून किस हद तक किस तरह के लोगों को प्रश्रय दे रही है। ये गंभीर मामला है। जब कांग्रेस उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी के नेतृत्व में साफ हिंदू लेकर जी जान से मेहनत कर रही है, उस समय सलमान खुर्शीद की यह किताब निसंदेह कांग्रेस की राह में रोड़ा बन जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब ये बात बहुत दूर या इतिहास की हो गई है कि जनसंघ ने आजादी के आंदोलन में क्या किया, अंग्रेजों के साथ उनकी जुगलबंदी किस तरह की रही, महात्मा गांधी की हत्या आखिर क्यों की गई। ये सवाल अब इसलिए बेमानी है क्योंकि इस बीच
आरएसएस और हिंदू संगठनों ने हिंदू समाज में अपनी विश्वास को इतना मजबूत कर लिया है कि अब पुरानी बातों का कहीं कोई लेना देना नहीं है। लेकिन सलमान खुर्शीद हो, चिदंबरम हो या दिग्विजय सिंह हो, उसी मान्य परंपरा को लेकर चल रहे हैं कि हिंदू संगठन कट्टरवादी संगठन है और वे इस देश की सद्भावना और अखंडता के खिलाफ हैं। सवाल इसलिए भी उठाए जा रहे हैं क्योंकि पिछले साल ही दुनिया के कुछ नामचीन संगठनों ने भारत में टॉलरेंस की बात को जोर शोर से उठाई थी। बजरंग दल सहित कुछ संगठनों पर आतंकवादी संगठन जैसे काम करने के आरोप लगाए थे, लेकिन भाजपा चुप रही क्योंकि तब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी का अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बेहतर संबंध थे और अमेरिकी एजेंसी के किसी भी बात का विरोध करने का मतलब अमेरिका से बैर मोल लेना था। लेकिन वर्तमान हालात में क्या सलमान खुर्शीद की किताब का आना उचित है? आप सोच रहे होंगे कि नहीं, लोग इन सब बातों को अब भूल जाएंगे, लेकिन यकीन मानिए राष्ट्रवाद और हिंदुत्व की चाशनी में डुबोकर जिस नफरत और झूठ अफवाह को परोसा गया है उसका असर आज भी कहीं कहीं देखने को मिलता है। तब उत्तर प्रदेश चुनाव का क्या होगा? कांग्रेस के महासचिव प्रियंका गांधी के लड़की हूं, लड़ सकती हूं के नारे का क्या होगा? क्योंकि जिस तरीके का खेल राजनीति के अनुकूल सांप्रदायिक ताकतें करते रही है, उसमें सलमान खुर्शीद की किताब उनके लिए सत्ता पाने के अनुकूल है। तब सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव का परिणाम क्या होगा? उत्तर प्रदेश के चुनाव का परिणाम जो भी हो, लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने जिस तरीके से पिछले हर चुनाव में आप देख लीजिए, जितने भी महत्वपूर्ण चुनाव हैं, कभी मौत के सौदागर की बात कर दी जाती है, कभी नीच व्यक्ति की बात कर दी जाती है और इसी तरीके से पता नहीं क्या क्या बातें करके एक ध्रुवीकरण का खेल जाने अनजाने में वह कर जाती है। वर्तमान राजनीति या वर्तमान परिस्थितियां क्या इस बात की इजाजत देता है? बिल्कुल नहीं देता है। लेकिन जो कांग्रेस की मान्य परंपराओं को ढो रहे हैं और लेखक बन जाते हैं, कभी पत्रकार बन जाते हैं, ऐसे लोग इस देश का ध्यान असल मुद्दों से भटकाने का काम करते हैं। पेट्रोल और डीजल में खून चूसने वाला टैक्स से आम आदमी परेशान है और उसकी वजह से जरूरतमंद चीजों के दाम कई गुना बढ़ गए हैं। बेरोजगारी रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ा है। 2 करोड़ रोजगार देने के वादे के साथ सत्ता में आई मोदी सरकार रोजगार देने की बात तो दूर, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां बेचकर रोजगार खत्म कर रही है। राफेल में कमीशन खोरी की बात आईने की तरह साफ है, लेकिन जांच कराने से सरकार पीछे हट रही है। पेगासस हथियार से लोगों के बिस्तर झांकने की कोशिश सत्ता ने की है, लेकिन यह मामला भी सुप्रीम कोर्ट की समिति के पास चला गया है। हालांकि सत्ता कह रही है कि हम तो साथ देंगे, लेकिन कितना साथ देगी ये कौन नहीं जानता है। कोरोना का लॉकडाउन, घर लौटते मजदूरों की मौत, ऑक्सीजन के अभाव में तड़पते लोग,
चिताओं की लंबी कतारें और गंगा में बहती लाशें। क्या ये सब सिर्फ सनराइज ओवर अयोध्या के झोंके में भुला दी जाएगी? कानून व्यवस्था, लोकतंत्र की रक्षा की सारी बातें क्या बेमानी हो जाएगी? ऐसे में एक और गजब की बात सामने आई है। कंगना रनौत अपने विचार को लेकर, अपनी टिप्पणी को लेकर हमेशा विवादों में रही है। इस बार वह कहती है कि 1947 में मिली आजादी भीख थी, असली आजादी तो 2014 में मिली। यानी उन तमाम शहीदों या वे सारे काम, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी जी के भी कार्यकाल क्यों ना हो, क्या बेमानी थे? एक बार जरूर सोचिए कि इस देश में आग लगाने की कोशिश एक विचारधारा के लोग किस हद तक और किस तरह कर रहे हैं। क्या इससे देश बचा रह जाएगा? क्या लोकतंत्र के जाति और धर्म के राजनीतिक पार्टियों के झगड़े से आम आदमी की समस्या दूर हो जाएगी? एक बार जरूर विचार कीजिएगा कि जाति और धर्म के झगड़े में इस देश ने अपना बहुत कुछ खोया है। क्या आगे भी उसी तरीके से हम सब कुछ खोते रहेंगे? धन्यवाद।